के एबटाबाद में घुसकर मरीन्स के जरिए आप एक स्पेशल ऑपरेशन कराते हैं। कई महीनों सालों तक आप ढूंढते रहते हैं कि ओसामा बिन लादेन कहाँ है। आप अपने गिरेबान तक कोई हाथ पहुंचता है तो उसको काट देते हैं। वही हाथ जब दूसरे मुल्कों के गिरेबान पर पहुंचता है तो आप उनको बोलते हैं इट विल बी ओके, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, वी आर लुकिंग इनटू इट एंड इंडिया के साथ हम खड़े हैं। लेकिन सर ये टफ एक टफ जो स्टेप होता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, इट वॉज अ टफ स्टेप बाय इंडियन गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड एवरीबडी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो कदम है इतिहास में अमर हो गया है एंड वी ऑल इंडियन विल अप्रिशिएट इट टिल आवर लास्ट ब्रेथ। लेकिन सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कब तक हम टॉलरेट करते रहेंगे। इसराइल अगर टॉलरेट किया होता तो ईरान का जो हश्र है नहीं हुआ होता। इसराइल ने टॉलरेट किया होता तो आज फिलिस्तीन गाजा में हमास के आतंकवादी फल फूल रहे थे, उनकी ऐश चल रही थी। इसराइल ने हिम्मत नहीं की होती तो शायद वो आज आज़ाद नहीं होता हमास से। आज मतलब हमास खत्म हो चुका है सर। गिने चुने लोग बचे हैं जो लगातार इस ऑपरेटिव को खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आइसोलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या सेल्फ डिस्ट्रक्शन से खुद को बचाना, अपनी इकोनॉमी को, अपने लोगों को बचाना इंपॉर्टेंट? और भारत से 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हम दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर हैं, अमेरिका के लिए भी, फ्रांस के लिए भी, यूरोपियन यूनियन के लिए भी, दुनिया भर के लिए भी, चाइना के लिए, इनफैक्ट चाइना के लिए भी। तो क्या आइसोलेशन ये बहुत लंबे समय तक प्रिवेल करेगा या हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है कैप्टन साहब? देखिए, हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर ज़ख़ीरे पर हमला करना चाहिए? आंकलन ये है, जो सरकार के जो स्ट्रैटेजिस्ट्स हैं, उनका आंकलन है कि नहीं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ज़ख़ीरा है, सेफ कस्टडी में है और जब तक भारत देखिए एक वॉर गेमिंग किया जाता है कि भारत क्या करेगा, भारत पाकिस्तान को कितना डराएगा, यानी रेड लाइन क्रॉस करेगा, तो जी। पाकिस्तान मजबूर होके भारत के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, विदेश मंत्रालय में और बाकी जो कैबिनेट है वो जी। वहाँ पर सीनियर फौजी भी रहते हैं। आंकलन ये है कि पाकिस्तान की 3 थिन रेड लाइन है। अगर भारत उससे ज्यादा गड़बड़ी करेगा, तभी वो भारत पर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा। ऑलराइट एक, सर। भारत अगर हथियार का इस्तेमाल करके पीएको को जबरदस्ती लेने की कोशिश करेगा और हमारी फौजें पीएको के अंदर घुस जाएंगी, तो पाकिस्तान टेक्निकल न्यूक्लियर वॉर का ऑलराइट सर। इस्तेमाल कर सकता कैप्टन साहब प्लीज स्टे विथ मी। एक बड़ी खबर आ रही है सर, वो लेके फिर मैं आपके पास आता हूं। दर्शकों को बताना जरूरी है, अमेरिका इसराइल की जंग को लेकर बड़ी खबर है। ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने धमकी दी है कि युद्ध और तेज होने जा रहा है, हम ताबूत की लाइन लगा देंगे। ईरान ये बात कह रहा है, वो ईरान जहां करीब करीब 1,500 लोग मारे जा चुके हैं, सारे इंस्टॉलेशन असेंबलीज खत्म हो गई हैं, लॉन्चर्स उनके तबाह हो गए हैं। अब बैकडोर से डिप्लोमेसी की बात ईरान कह रहा है, लेकिन देखिए अब वो धमकी दे रहा है अमेरिका को, युद्ध और तेज होगा, ताबूत की लाइन लगा देंगे। क्या ये मुमकिन है? इजराइल, अमेरिका और दोनों मुल्क मिलकर जिस तरह से ईरान को तबाह करने की कोशिश में लगे हुए हैं और बहुत सक्सेसफुली इस बात को कर रहे हैं, क्या ईरान की हैसियत है कि ताबूत की लाइन लगेगा? कैप्टन साहब मेरे साथ हैं, यूके देवनाथ साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, कभी कभी घायल जो जानवर होता है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, चूहा ही क्यों ना हो, मरते वक्त इस तरह की बातें वो करते हैं। अब ईरान कह रहा है कि हम ताबूत की लाइनें लगा देंगे। तो क्या अमेरिका और इजराइल सो रहे हैं, आप ताबूत की लाइन लगा देंगे? उन्हें कब्रों की लाइन लगानी आती है? 2,000 लोग मारे जा चुके हैं, ऑफिशियल डेटा 2,000 से ज़्यादा का है। है। जी हाँ, मरता क्या ना करता, अभी हाँ। ईरान की वही हालत है। हम्म। बैकफुट पर है लेकिन फिर भी लड़ रहा है। तो एक कहावत हिंदी में एक और है, जिसमें कहते हैं कि हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी साथ में लेके डूबेंगे। हम्म। देखिए, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है अमेरिका की मदद से, हम्म। उसमें एक चीज समझनी पड़ेगी हम्म। कि ईरान जो है वो कल्चरली, यानी उनके यहाँ समाज और सोशल सेटअप ऐसा है कि वो अपने को बहादुर समझते हैं। हम्म। उनमें मर्दा पैदा होने के बाद ही भाई एक मर्दांगनी वाली भावना कूट कूट के बच्चों में भरी जाती है। हम्म। और उनके कुनबे हों, उनके ट्राइबल्स हों, उनके जो जिरगा हैं, उनके जो गांव में जैसे हमारे यहाँ पंचायत है, वहाँ शूरा होती है, हम्म। वहां पर मूंछों पे ताव दिया जाता है, बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनी जाती है, ये कह कि हम मर्द हैं।
तो इस तरह के देश को हरा पाना बहुत मुश्किल है। अम, अमेरिका को भी मालूम है, इज़राइल को भी मालूम है कि बम तो हम गिरा सकते हैं ईरान के ऊपर 1000, 2000, 5000, लेकिन ईरान के अंदर क्या टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां लेके घुस सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है। वेनेजुएला में अमेरिका ने दोहरी चाल चली, कूटनीतिक चाल चली। पहले से ही उन्होंने वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट को तोड़ लिया था, डिफेंस मिनिस्टर को तोड़ लिया था, वेनेजुएला के फौज के बड़े-बड़े जनरल्स को तोड़ लिया था। क्या वो मॉडल ईरान में काम करेगा? सवाल नहीं है। ईरान के लोग जो हैं, धार्मिक विचारों के होते हैं, खास तौर से गाँव की तरफ, छोटे-छोटे शहरों में। वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी को भगवान मानते हैं। पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, वो बस भगवान है तो भगवान है। महान भगवान। दुनिया भर के सारे शिया देश, भारत में भी तो कितने शिया हैं। आप चले जाइए श्रीनगर, लखनऊ, हैदराबाद। जो भी वहाँ आयतुल्लाह है, भगवान है। दूसरी बात है कि ईरान बहुत ही बड़ा देश है। ये देखिए, इराक छोटा-सा मुल्क है, इराक के मुकाबले ईरान 4 गुना बड़ा है। हम्म। मैं दर्शकों को एक मोटा आइडिया दे देता हूँ कि जितना बड़ा उत्तर भारत है, ईरान उतना बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल है 15 लाख वर्ग किलोमीटर, ईरान का क्षेत्रफल है 8 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत का आधा। तो ईरान बहुत दूर है। अमेरिकन फौज कहां पर है? जमीन पर अमेरिका की फौज कहां पे? कुवैत में है, इराक में है, कतार में है। वहां से तेहरान 700 किलोमीटर दूर है। तो 700 किलोमीटर टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां लेकर क्या है तेहरान में पहुंच सकते हैं? क्या ये तेहरान की गलियों में घुसकर कब्जा करके वहां सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। इसराइल को देख लीजिए, 2 साल से इसराइल की आईडीएफ कोशिश कर रही है गजा में घुसने की, 15 किलोमीटर नहीं घुस पा रहे हैं। तो अमेरिका के लिए सुसाइडल होगा। अमेरिका को मालूम है कि बॉम्ब गिराते रहो, बॉम्ब गिराते रहो, बॉम्ब गिराते रहो, और ये उम्मीद करो कि ईरान में बेरोजगारी, महंगाई, बीमारियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि लोग अपने आप ही घुटने टेक देंगे। यही एकमात्र अमेरिका का होप है। जी। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विथ मी सर। एक बड़ी खबर आ रही है, फिनलैंड ने एटमी पॉलिसी में बदलाव की बात कही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिनलैंड ने जो एटॉमिक वेपन्स की पॉलिसी है उसमें बदलाव की बात कही। फिनलैंड की ओर से बयान जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से एटॉमिक वेपन को लेकर अब पूरी होड़ मची हुई है पूरी दुनिया में, उसके बाद से फिनलैंड ने यह अपील की है कि पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए। फिनलैंड के बयान के बाद अभी देखने वाली बात है कि आईएईए किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है, किस तरीके से और भी जो काउंटर पार्ट्स इस पर रिएक्ट करते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर, फिनलैंड ने एटमी पॉलिसी में बदलाव की बात कही है सर, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये अनाउंसमेंट ज्यादा है और इंटेंट, यानी क्या वह वाकई ऐसा करेगा? इंटेंट है। इंटेंट ठीक है। फिनलैंड, जमीनी हकीकत यह है कि फिनलैंड की इकोनॉमी जैसी है, बहुत ही मॉडर्न इकोनॉमी है, एफिशिएंट इकोनॉमी है, लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए। न्यूक्लियर वेपन बनाने का मतलब ये है कि आपको उस वेपन को डिलीवरी सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फिर मिसाइल्स बनानी पड़ेंगी। फिर न्यूक्लियर बॉम्ब को छुपाने के लिए और उसका जो डिलीवरी सिस्टम है, जो मिसाइल्स है, मिसाइल्स के लॉन्चर को छुपाने के लिए आपको बड़े बड़े अंडरग्राउंड बेसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फिनलैंड तो वही है, रशिया वहीं पर है। तो ऐसा तो नहीं है कि जमीन के ऊपर ही रहेंगे ये लॉन्चर। तो फिनलैंड में ये समझना पड़ेगा कि लोग तो न्यूक्लियर, जो नॉर्मल पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन चलते हैं, लोग तो उसी का विरोध करते हैं कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन चलने से ही विकिरण फैल रहा है, रेडिएशन फैल रहा है। तो फिनलैंड की सरकार का जो ये स्टेटमेंट है, इसमें कंटेंट यानी असली हकीकत शून्य है। जी।